नाज़रीन, इस वक्त आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली की, जहां नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के काफिले का इस्तकबाल किया जा रहा है दिल्ली में। बाटला जी, श्रद्धेय जोशी जी, श्रद्धेय सारंग जी, श्रद्धेय माखन सिंह जी, हमारे लाडले और यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यशस्वी पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, हमारे चुनाव प्रबंधन के प्रमुख आदरणीय श्री माननीय दवे जी, आदरणीय अरविंद आनंद जी, उनका नाम लेता नहीं हूं क्योंकि वो मुझे मना करते कि मेरा नाम संबोधन में मत लिया कर, लेकिन आज तो लूंगा। हमारे सभी कैमरा नीचे कर यार, वरिष्ठ साथी और यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, मत करो, तेजी से आ जाओ। सबसे पहले करता हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में, जिन्होंने एक नया वैचारिक अधिष्ठान खड़ा करके भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी कोई बनी, उसको जन्म दिया और इसको पुष्पित और परिमित मध्य प्रदेश में अगर करने वाले थे तो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी और स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, मैं उन दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं ये संकल्पी कार्यकर्ता साथियों लेता हूं कि अपने हाथों कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसके कारण कभी उनको या आपको लज्जित होना पड़े। प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश होगी और सचमुच में सबसे पहले हम सब आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता की, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सड़कों पर दिखाई देता। जहां जाते थे वहां हमारे भांजे दौड़ते थे, हमारी भांजियां, मेरी बहनें, माताएं, तो उनका सचमुच में माताओं बहनों को दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं। जैसा स्नेह प्यार भाई को दिया है, दुर्लभ होता है वो, सचमुच में वो दुर्लभ होता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे मजदूर, मैं किस किस की बात करूं। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि सबका स्नेह और प्यार हमने हासिल किया है और इसलिए प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हम सब अभिभूत, हम सब अभिभूत। और एक ही संकल्प मन में है कि अपनी अंतिम सांस तक पूरी तरह झोंक के काम करेंगे जनता की कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, समाज का हर तबका आगे बढ़े, इसके लिए विस्तार से कार्य योजना जल्दी हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज तो आभार प्रकट करने का दिन है, जनता जनार्दन का आभार। और मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूं। आज मैंने सवेरे भी, दोपहर में भी कहा था। तो नाज़रीन, ये थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि काफी सधे हुए अल्फाज और रुंधे हुए गले के साथ आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अशित कुणाल और हमारे रिपोर्टर नीरज जो हैं वो डिस्कशन के लिए मौजूद हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ अशित कुणाल जी हैं, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ। अशित, क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली में हंग असेंबली आ रही है, 33 सीटों में लगभग भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, क्या लगता है कि आप पार्टी समर्थन लेना पड़ेगा या फिर एक बार यहाँ फिर देखने के लिए दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है? देखिए, बहुत ही दिलचस्प दिल्ली की जो चुनाव परिणाम हैं, नतीजे हैं, बहुत ही दिलचस्प जाहिर तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो भी उतने ही दिलचस्प हैं। दिल्ली में क्या भाजपा सरकार बना पाएगी,
या नहीं बना पाएगी, क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे, तमाम चीजें हैं जो सारे विकल्प खुले हुए हैं और सभी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उतनी ही ओपन है दिल्ली में इस वक्त। इस समय के जो आंकड़े हैं, चूंकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में मतगणना चल रही है, अंतिम आंकड़े अभी आने हैं, जो अंतिम फिगर्स दिल्ली में आए थे 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं और एक सीट पर INLD जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है वो आगे चल रही है। इनको अगर मिला भी दे तो 35 का आंकड़ा होता है और बहुमत से एक कम पड़ जाता है। अगर ऐसे में जब बहुमत से एक कम है तो क्या कांग्रेस का कोई विधायक टूटेगा या आम आदमी पार्टी टूटेगी, तभी यह सरकार बन पाएगी, अन्यथा यह सरकार नहीं बन पाएगी। हालांकि बहुमत के एकदम करीब भाजपा पहुंच गई है, मगर फिर भी सो क्लोज येट सो फार जो इंग्लिश में कहते हैं, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त दिल्ली में है। सरकार के बहुमत के करीब है मगर सरकार बनती हुई मुश्किल लग रही है और ऐसे में एक चिंता की बात जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में होगी। क्या 8 लोग जो हैं अर्षित, हम देखें कांग्रेस की जो लोग जीत कर सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग जीत कर रहे हैं जो कांग्रेस के हार्डकोर वर्कर हैं और 2 से 3 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। उनमें से तोड़ना तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या लगता है कि हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए था? एकदम दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए हैं, जैसा हम पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज पूरे देश को दिल्ली ने इन चुनावों में दिया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी केवल एक मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं। संदेश बहुत बड़ा है, वो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल ये ना समझे कि जो वोटर है वो हमारी जागीर है और जो सत्ता का केंद्र है वो आम आदमी होता है, नेता नहीं होते हैं। सांसद बन गए, विधायक बन गए तो ताकत आपके पास नहीं है, ताकत उस आम आदमी के पास है जिसने आपको जिताया है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जीती है, जैसा मैं बोल रहा हूं, एक बड़ा संदेश है। अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी देखना चाहे तो साफ तौर पर जो राइटिंग इज ऑन द वॉल जिसको बोलते हैं, जो ताबीर है वो लिखी गई है दीवार पर, अगर जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। ऐसे लोग जिनको कोई जानता नहीं है, कोई हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो आकर चुनाव लड़ रहा है, कोई रिटायर्ड अधिकारी है वो चुनाव लड़ रहा है, तमाम लोग जीत रहे हैं। ये जो पूरी एक परसेप्शन था इलेक्शन के बारे में, राजनीति के बारे में कि इतने जाट होते हैं, इतने गुजर है, ये समीकरण है, यहाँ ब्राह्मण इतने हैं, सभी समीकरणों को ध्वस्त हो गए। जो पारंपरिक राजनीति और चुनाव लड़ने के जो तरीके होते हैं वो सब ध्वस्त हो गए हैं। बहुत बड़ा एक मैसेज है। राज्य छोटा है दिल्ली मगर मैसेज बहुत बड़ा है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा साहस दिखाया उन्होंने शीला दीक्षित का। वो चाहते तो किसी भी दिल्ली किसी विधानसभा सीट से जीत लड़ सकते थे और स्वाभाविक तौर से वो जीत भी सकते थे जिस तरह से उन्होंने अभी प्रदर्शन किया, उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत साहसिक कदम उठाया था? शीला दीक्षित साहब खिलाफ उन्होंने सीधे ताल ठोकी और उन्होंने कहा कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ ही चुनाव लड़ूंगा और इस अपने निर्णय से पीछे नहीं हूं। तो अरविंद केजरीवाल का साहस उनके काम आया? देखिए नीरज, जैसा है इसमें 2 चीजें अलग अलग हमें करके देखनी चाहिए। एक तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उनका जो फैक्टर है वो जाहिर तौर पर है, चूंकि ये संदेश वाहक है, इनकी अपनी भूमिका बहुत अहम है। ये सब कहानी तब शुरू होती है जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2G 1,76,000 करोड़ का वो आंकड़ा सही है गलत है वो विवाद का विषय है, पहली बार लोगों की संवेदनाओं को झकझोर दिया। जो आम आदमी है इस देश में अभी भी जब योजना आयोग ये आंकड़े बताता है कि 26 रुपए में एक आम आदमी जीता है, ऐसे में 1,76,000 करोड़ का कोई घोटाला कर दे तो इस देश के जो आम आदमी थी उसके संवेदना घोटाले और महंगाई भारी पड़े कांग्रेस के लिए एकदम जाहिर तौर पर। और उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन पहली बार एक ऐसा आंदोलन था जो किसी जाति विशेष का नहीं था, उसमें कोई धर्म नहीं था, कोई नेता नहीं था। एक आदमी, बूढ़ा आदमी महाराष्ट्र से आकर दिल्ली में भूख हड़ताल में बैठता है। शुरू में लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, धीरे धीरे वो फैलता गया। उसके बाद दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ उसके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा उभरा वो स्वतः सुफुर्त था, उसे भी पॉलिटिकल क्लास ने सीरियसली नहीं लिया। वो भी कोई आंदोलन किसी जाति का नहीं था, कोई धर्म का नहीं था, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी उसकी। युवा सड़कों पर निकल आए, संसद भवन घेर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं इंडिया गेट पे। उस समय ही ये चीजें तय हो गई थी। बस जो एक बड़ा सवाल था कि क्या ये जो मॉब है, ये जो एक आंदोलन है, ये चुनावी नतीजों में तब्दील हो पाता है या नहीं, इसको लेकर आशंकाएं जरूर थी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो आप पार्टी है वो एक जन आंदोलन से निकलकर सामने आई है। अभी भी दिल्ली की जो लाखों जनता है उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की इस आप पार्टी का भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं अगले 4-5 महीनों में। उस दौरान उनका क्या हाल होगा और फिर भविष्य में उसे किस रूप में देखते हैं कि कहीं इसी विधानसभा तक ही न सिमट के रह जाए। तो ये तमाम सवाल लाखों जनता के बीच में, क्या लगता है आपको इस वक्त आप किस रूप में देखते हैं? इस वक्त की जो स्थिति है मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर एक ताकत बन के उभरी है।
किंग नहीं बन पाए हैं, वो लोग किंग मेकर की भूमिका में। सबसे पहली प्राथमिकता आम आदमी की यही होगी कि दिल्ली में जो त्रिशंकु विधानसभा बनी है, ऐसे में कोई सरकार ना बने। और आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी कि फिर से दिल्ली में 6 महीने बाद लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो, जिसकी तस्वीर बनती हुई दिख भी रही है। अगर कोई जोड़ तोड़ नहीं हुई भाजपा की तरफ से, किसी तरीके के जुगाड़ सिस्टम नहीं बैठाया गया, तो जाहिर तौर पर दिल्ली में भाजपा बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रही है। जब तक ट्रेंड है, आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव में जाना उनके लिए सबसे फायदेमंद होगा। उसका बड़ा कारण यह है कि बहुत बड़ा तबका दिल्ली में था जो सिंपैथाइजर था आम आदमी पार्टी का, जिसको सिंपैथी थी अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, मगर वो आश्वस्त नहीं था कि ये चुनावों में सफलता हासिल कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, आशंकाएं भी दूर हो गई लोगों की, उनकी वो आशंकाएं दूर हो गई। अगर फिर से चुनाव आते हैं तो मेरी अपनी जो समझदारी है वो ये है कि आम आदमी पार्टी दुगनी ताकत के साथ आएगी, और आम आदमी पार्टी कोशिश ये करेगी कि पहले दिल्ली में सत्ता पे आया जाए, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, जो हम 60 साल से राजनीति चल रही है, जो दिल्ली जैसे एक महानगर में भी जो टिकट बांटे जाते हैं वो ये देख के बांटे जाते हैं कि चांदनी चौक में बीजेपी देखती है बनिया वोट हमारे साथ जाएगा, कांग्रेस देखती है कि माइनॉरिटी हमारे साथ जाएगा, तो टिकट जो बांटे जाते हैं इस तरीके से गुणागणित लगा के तमाम चीजों को ध्वस्त कर दिया। एक नए तरह की राजनीति है, समय लगेगा बाकी प्रदेशों में जाने में। दिल्ली में कम से कम ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लेवल पे सक्सेसफुल हो गया। अशित, अब दिल्ली राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सभी रुझानों को झुटलाते हुए 161 का आंकड़ा पार किया है। अशोक गहलोत उन्होंने काफी मेहनत की थी, उनका कहना था कि हमारी जो योजनाएं हैं उसके दम पर हम फिर पुनः सरकार बनाएं। लोगों का आकलन तो था कि शायद कांग्रेस की सरकार चली जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती, लेकिन लोगों का यह आकलन नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 150 के पार जाएगी, और आज सभी रुझानों को झुटलाते हुए भाजपा ने 161। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए नीरज जी, जो हमारी समझदारी है वो ये है कि इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी को तभी मिलती है जब उसके तमाम जितने फैक्टर्स एक चुनाव जीतने के लिए चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, वो सब के सब सही हो जाते हैं, तभी इतनी बड़ी जीत मिलती है। 200 में से 161 सीटें कोई पार्टी तभी जीतती है जब उसकी तमाम चीजें सही साबित हो जाए, और कोई पार्टी तभी हारती है, इतनी बड़ी हार किसी होती है जब आपके तमाम जो फैक्टर्स हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। राजस्थान में सब कुछ कांग्रेस के खिलाफ, जितने फैक्टर्स होते हैं सब कांग्रेस के खिलाफ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सारे फैक्टर्स उनके पक्ष में गए हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, अशोक गहलोत सरकार, कहीं ना कहीं ये आरोप लगा कि 4 साल तक ये सरकार निष्क्रिय थी, अंतिम 1 साल में सरकार जागी और तमाम रिफाइनरी लगाए जा रहे हैं, गरीबों को दवाई बांटे जा रही है। मतलब जनता बड़ी समझदार है, सब कुछ दिखता है जनता को, और जनता उसके हिसाब से जाहिर तौर पर उसका एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट का, साथ में जो केंद्र सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, जो बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन राजस्थान में कांग्रेस के लिए हो गया। 1 और 1 11 हो गए उनके लिए। इसी तरीके से टिकट वितरण की अगर बात करें, जिस तरीके से बंदरबांट हुई है, जो नतीजे, चूंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो नतीजे सामने आए हुए हैं वो ये बताते हैं किस तरीके से टिकट वितरण हुआ। चुनाव का जो पूरा कैंपेन था, बीच में अशोक गहलोत को कमान दी गई, अशोक गहलोत 4 कदम आगे बढ़े, सीपी जोशी की एंट्री हो जाती है। ये कहा जा सकता है उनके खिलाफ गए। ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी के जो विकटित नेता थे, एक दूसरे के एक अलग अलग धड़ पकड़े हुए थे, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, गिरिजा व्यास हो, मतलब ये जो सारे बड़े नेता थे जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़े लीडर मानते हैं, और वो सारे लोग जो है एक इधर उधर बिखरे हुए थे। क्या इन्हीं की वजह से पार्टी की ये हाल हुई? देखिए, एकदम सबको जिम्मेवारी, जाहिर तौर पर जिम्मेवारी सबकी बनती। इतनी बड़ी हार, जैसा मैंने आपको बोला, किसी भी पार्टी की किसी राज्य में हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा विश्लेषण की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि सारे फैक्टर्स आपके खिलाफ गए होंगे, टिकट आपने गलत बांटे होंगे, लोग आपसे नाखुश होंगे, केंद्र में आपकी सरकार की नाकामियां रही होगी, राज्य में आपकी सरकार की नाकामियां रही होगी, वसुंधरा राजे का जो लीडरशिप है वो ज्यादा लोगों को क्रेडिबल लगा होगा अशोक गहलोत से। तो तमाम फैक्टर्स पे, जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार कांग्रेस और भाजपा के बीच करीबी मुकाबला रहा है। कारण यह था कि वहां जो लोगों में, चूंकि छत्तीसगढ़ मुझे जाने का मौका मिला, जो विधायक थे भाजपा के, उनसे लोग नाराज थे, मगर मुख्यमंत्री का गुडविल था, और फिर केंद्र सरकार की नाकामियां थी। एक कॉकटेल बन रहा था, कुछ चीजें कांग्रेस के पक्ष में जा रही थी, कुछ भाजपा के पक्ष में जा रही थी, तो जाहिर तौर पर ये आपस में मिले तो कांटे की टक्कर हुई। राजस्थान में ऐसा नहीं था। राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायक थे उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी था, साथ ही साथ वसुंधरा राजे और उनकी जो टीम थी वो सक्रिय दिखी लोगों को। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तभी इतनी बड़ी हार जनरली होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ जाए। कांग्रेस को ये तो अनुमान रहा होगा कि सरकार उनकी नहीं बन रही, लेकिन इतना अनुमान नहीं रहा होगा कि वो 30 का आंकड़ा भी नहीं पाएंगे। जी एकदम। देखिए, राजस्थान एक ऐसा, जो मेरी जानकारी है, जो मेरी समझदारी है, राजस्थान एक ऐसा राज्य था जहां
कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड था। यूपीए 2 का जो चुनाव होने वाला है अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले, उससे पहले राजस्थान उनके लिए एक टेस्टिंग, एक लिटमस टेस्ट था। वो ये सोच रहे थे कि एक साल में हमने बहुत कुछ किया है, लोक लुभावन योजनाएं चालू की है, बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई गई, इसके अलावा मुफ्त में दवाएं बांटी गई और तमाम तरह के योजनाएं चलाई गई, यूनिवर्सिटी बनाया गया, प्रो पीपल पॉलिसीज थी। कांग्रेस को लगता था कि 4 साल की अगर एंटी इनकम्बेंसी है उसको 1 साल में काम करके पाटा जा सकता है। राजस्थान उसके लिए एक लिटमस टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गए। इसीलिए बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कांग्रेस यही करने जा रही है। अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों में कांग्रेस भ्रष्टाचार और महंगाई से पीड़ित रही है। अचानक से ये सरकार जागी है जो मनमोहन सरकार है। पिछले सेशन में फूड सिक्योरिटी बिल पारित कराया गया, अंतिम समय में लैंड एक्विजिशन बिल पारित कराया गया, कहा गया किसानों को इससे फायदा होगा, ट्राइबल्स के लिए योजनाएं चालू की गई है, तो स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज के लिए। तो एक बड़ा सवाल अब यह है कांग्रेस के लिए कि क्या टोकनिज्म, जिसके भरोसे उनको लगता है कि चुनाव जीता जा सकता है, यह टोकनिज्म चलेगा। आप चुनाव से एन पहले जागते हैं, पिछले 3-4 सालों का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आप मिटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अंतिम समय में गरीबों को सस्ते में अनाज दे दें, लोगों को किसी तरीके की कोई सुविधाएं दे दें, किसानों को जमीन का मुआवजा दे दें। तो लगता है कि राजस्थान में चूंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, ऐसे में खतरे की घंटी है और यूपीए सरकार के लिए जहां अगले साल चुनाव होना है वहां इसी रणनीति पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए राजस्थान सबसे बड़ा सेटबैक। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, चारों स्टेट में लगभग कांग्रेस साफ हो गई है। सोनिया गांधी का भी आपने स्टेटमेंट सुना, राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इन हार के बाद चूंकि दोनों धड़ अलग, दोनों की के जो नीचे लोग काम करने वाले हैं वो लगभग अलग हैं और एक दूसरे को राइवल मानते हैं पार्टी के अंदर। लोगों का अनुमान था कि मां और बेटे दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस पैदा होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन दोनों लोग एकजुट नजर आए और दोनों लोगों ने बड़ी गंभीरता से इस निर्णय को लिया। अब क्या लगता है कांग्रेस संगठन लेवल पे कांग्रेस पार्टी का अगला स्टेप क्या होना चाहिए या क्या होगा? देखिए, जो इतिहास बताता है हमें, एक पत्रकार के नाते हम पीछे से सीखते हैं कि आखिर कैसा हुआ, वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं दिखता है कांग्रेस के लिए। इससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, मुझे याद है 3-4 साल पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने काफी ताकत झोंकी थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां काफी ताकत झोंकी थी। चुनाव में हार के बाद सोनिया गांधी इसी तरीके से आई थी कांग्रेस मुख्यालय, उन्होंने कहा था वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम जीरो से शुरू करेंगे। ये बिहार की बात है, विधानसभा चुनावों में जब कांग्रेस के केवल 4 विधायक जीते थे उस समय उन्होंने ऐसा बोला था। लोगों ने सोचा था शायद बिहार में कोई बहुत बड़ी रणनीति कांग्रेस अपनाएगी, सोनिया गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया है और अगले 2-3 सालों तक अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई बिहार में। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर इन चुनाव वैसा ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं देखते। जो इतिहास हमें सिखाता है वो ये है कि इन बयानों का फायदा तब होता है जब पार्टी सही में इंट्रोस्पेक्ट करे। इंट्रोस्पेक्ट का बयान देना जाहिर तौर पर सही लगता है, मगर इंट्रोस्पेक्शन कांग्रेस में होता कितना है, चूंकि एक स्टेटस को पार्टी है, कांग्रेस के बारे में माना जाता है यथावादी पार्टी है, बहुत ज्यादा बदलावों में विश्वास नहीं करती है। राहुल गांधी जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, सीपी जोशी हो चाहे मधुसूदन मिस्त्री हो, इन दोनों क्या पोजीशन देखते हैं चुनाव के बाद? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो किसी के बारे में नहीं बताया जा सकता। इतना जरूर है कि जैसा मैंने बोला, देखिए जाहिर तौर पर जयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था, राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद एक तरीके से कमान कहीं ना कहीं संगठन की उनको दे दी गई थी। उनको कमान देने के बाद ये सबसे बड़ा सेटबैक राहुल गांधी के लिए है। जैसा उन्होंने कहा, सोनिया गांधी राहुल गांधी के बीच किसी तरीके के मतभेद नहीं हो सकते हैं, ये कोई माने तो ये गलत विश्लेषण होगा, मगर उनके नीचे एक टीम काम करती है और कांग्रेस में जो सेकंड रैंक की लीडरशिप है उनमें डिफरेंसेस हैं। और जाहिर तौर पर जो सोनिया की टीम है उनको ये लगता है कि हम 10 सालों तक हमने कांग्रेस को चलाया है, हमने 10 सालों तक पार्टी को सत्ता में रखा है, कई राज्यों में जीत दिलाई है, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, विकट परिस्थितियों में हम जीते हैं, इसी महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे के रहते हुए हम जीतते रहे हैं। ऐसे में जो दूसरी टीम राहुल गांधी के साथ काम कर रही है उनको लगता है उनका वर्किंग स्टाइल उन्हें ठीक नहीं लगता है, चाहे टिकट वितरण का हो, चाहे कैंपेन का हो, या तमाम यूथ कांग्रेस के जो इलेक्शंस होते हैं उनको लेकर भले ही वो बोलते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो फर्स्ट फैमिली है उसके खिलाफ खुलेआम कोई बोल नहीं सकता। अंदर खाने आप बात कीजिएगा तो रिसेंटमेंट है। कांग्रेस में जो पुराना तबका है जो लगातार चुनावों को हैंडल करता रहा है, उसको ये लगता है कि जो नई टीम काम कर रही है उसके पास तजुर्बा नहीं है चुनावों का, और बहुत सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को दी है जिनके पास उतना तजुर्बा नहीं है। एक सवाल कांग्रेस में सेकंड लीडरशिप पे जरूर उठेगा। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा आत्मंथन होने वाला है। राजस्थान की भाजपा की राजनीति में हम बात करें तो राजस्थान की भाजपा की राजनीति में कहा जाता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया और संगठन के बीच में काफी अंतर है, मतभेद है। इस बार उन सभी बातों को झुटलाया। वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हुई, खुद प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली, उसके बाद
161 का आंकड़ा छुआ उन्होंने। क्या लगता है आपको कि अब वसुंधरा राजे जी की अगली राह क्या? अब ऐसा लग रहा है कि उनकी संगठन में भी पकड़ हो गई है, चूंकि अब वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट खुद हैं, चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं लगभग रोड में। तो आप इसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जलवा आपने देख ही लिया है, और नरेंद्र मोदी की जो सबसे खास सिपा सलार अमित शाह हैं, उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में राजस्थान भेजा। देखिए, एकदम जो राजस्थान की जीत है, खुद वसुंधरा राजे ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी जीत एक बहुमत की जीत होती, मगर 2/3 बहुमत की जीत में जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम कर रहा है। ये उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है। और अगर आप किसी से भी बात कीजिए राजस्थान में, तो ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी का फैक्टर वहां काम कर रहा था। खासतौर पर जो मेवाड़ का इलाका है, जो गुजरात से सटा हुआ इलाका है, उन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है नरेंद्र मोदी का। बाकी जगह भी पड़ा होगा जो अर्बन एरियाज हैं। तो जाहिर तौर पर मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी इस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं है कि इन चुनाव परिणामों में भाजपा के भीतर अपना श्रेय लेना वो नहीं भूलेंगे। उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, उसमें वो अपना श्रेय लेंगे। उनकी जो भूमिका है, उन्होंने आज ट्वीट भी किया है, और जो उन्होंने अभी अंतिम ट्वीट किया है, जब मैं आ रहा था स्टूडियो में तो देख रहा था किस तरीके उन्होंने पूरी तस्वीर सामने रखी है कि किस तरीके से जो 589 विधानसभा सीटों में से भाजपा 66% सीटें जीत रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक राज्य को नहीं देख रहे हैं, वो मैसेज ये दे रहे हैं कि किस तरीके से देखिए पूरे देश में, पूरे 5-4 राज्यों में जो लहर है उसके बारे में, लहर के बारे में खुल के नहीं बोल रहे हैं, मगर जो ट्वीट कर रहे हैं उससे ये बताया जा रहा है कि टोटल 500 वो राजस्थान की 200 सीटों को नहीं देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की 230 सीटों को नहीं देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं 589 सीट्स में क्या असर रहा है भाजपा का। तो वो अपने आप को देख रहे हैं। तो कोई श्रेय नहीं भूलेंगे। राजस्थान में उनकी भूमिका रही है, और यही कारण है अमित शाह जो उनके खासम खास हैं, सिपा सलाहकार हैं, उनको उन्होंने ऑब्जर्वर के तौर पर बिना उनकी रजामंदी के ऑब्जर्वर नहीं बने होंगे। वो ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं राजस्थान में। तो उन्होंने अपना मैसेज दे दिया कि जो मेरा शेयर है वो मैं लेकर लूंगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर वहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह लगातार तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार वो सरकार बना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कहीं कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि पहले शुरू के जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे। 48 पर कांग्रेस थी, 40 पर भारतीय जनता पार्टी थी। और चूंकि अभी हाल ही में बस्तर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें कांग्रेस के कई लीडर्स मारे गए, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं सिंपैथी होगी लोगों की कांग्रेस के प्रति, और उसकी वजह से कांग्रेस वहां जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लूज कर सकती है। लेकिन लास्ट में आते आते भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। क्या लगता है आपको, चाउर वाले बाबा का कद जो भाजपा की राजनीति है राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ने वाली है? देखिए नीरज जी, चुनाव प्रचारों में जहां भी मैं घूमा, और दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे मतगणना से पहले भी कांग्रेस भाजपा तमाम नेताओं से बातचीत करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस एकदम अस्वस्थ थी अपनी जीत को लेकर। उन्हें लग रहा था कि डूबते को तिनके का सहारा छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। तमाम नेताओं को छत्तीसगढ़ भेजा गया। आज चुनाव की जब गिनती हो रही थी, प्रभारी बीके हरिप्रसाद वहीं हैं, अजीत जोगी को कहा गया वहां रहने के लिए, मोतीलाल वोरा उनके बेटे अरुण वोरा चुनाव लड़ रहे हैं दुर्ग में, वो जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं वो भी छत्तीसगढ़ में है। पार्टी छत्तीसगढ़ में जीत को लेकर आश्वस्त थी। उन्हें लगता था कि ये राज्य हम जीतेंगे, जो इज्जत बचेगी छत्तीसगढ़ में बचेगी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना था। भाजपा के भी जो नेता थे उनका मानना था कि अगर कहीं फंसेंगे तो छत्तीसगढ़ फंसेंगे, और उसका कारण था, 2-3 कारण थे। मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर अगर निष्पक्ष तरीके से देखें, मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी थी लोगों में, मगर जो मैं बोल रहा हूं बड़ा सवाल, जो बड़ा फर्क छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में था, वो ये था कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने एमएलए के टिकट काटे थे। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो 3 लेवल पे होती है, केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की, और एक तीसरे लेवल पे होती है जिसे हम कम आंकते हैं, वो है सांसद और विधायकों के खिलाफ। छत्तीसगढ़ में जो विधायक थे बीजेपी के, उनके खिलाफ नाराजगी थी लोगों की। वो राज्य सरकार से खुश हो सकते थे मगर विधायकों से नाराज थे। रमन सिंह ने हिम्मत नहीं दिखाई थी, टिकट नहीं काटे थे विधायकों के, इसलिए विधायक हारने की स्थिति में थे। वो चुनाव परिणामों में भी दिखे हैं, काफी क्लोज फाइट छत्तीसगढ़ में हुआ। अगर रमन सिंह ने, ये मतलब आपका कहना यह है कि अगर रमन सिंह कुछ टिकटों में फेरबदल करते तो ये और बड़ी जीत हो सकती है? एकदम, रमन सिंह की पॉपुलैरिटी थी वहां। कांग्रेस के पास बहुत सारे, कांग्रेस की विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं थी छत्तीसगढ़ में। केवल एक सिंपैथी का फैक्टर जरूर था बस्तर में, जो ट्राइबल एरिया था जहां कांग्रेस पिछली बार साफ हो गई थी। बस्तर में लगभग 12 में से केवल 1 सीट कांग्रेस को आई थी, कवासी लखमा जीते थे। वहां पर जो घटना घटी थी जीरम घाटी में, जहां पूरा लीडरशिप मारा गया था कांग्रेस का, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री शुक्ला जी, तमाम लोग, एक सिंपैथी फैक्टर ट्राइबल एरियाज में था। उसके बाद भी नहीं जीत पाए, तो बहुत बड़ा जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए है कि छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वेस्टर्न रहा है, ओबीसी वोट बैंक है, सतनामी है, जो एससी समुदाय से आते हैं, ट्राइबल वोट्स हैं, ये कांग्रेस के वोट बैंक माना जाता है। वहां भी अगर नहीं जीत पाए, इतनी बड़ी सिंपैथी वेव के बाद भी
तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ सोचने की है। छत्तीसगढ़ के संगठन में भी आप कुछ फेरबदल देखते हैं आप कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, जाहिर तौर पर पूरे जो राज्यों के संगठन में व्यापक फेरबदल होंगे, बहुत बड़े बड़े नेताओं के भविष्यों का फैसला होगा। अब तीसरी बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है। मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता आते हैं, दिग्विजय सिंह के भाग्य का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बयानों से भले ही वो बहुत सुर्खियों में रहते हैं, मगर जमीन पर अब जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत कुछ जवाब देने के लिए है। तो जाहिर तौर पर बड़े नेताओं का भाग्य का फैसला होना है, संगठन में व्यापक फेरबदल होने हैं और कई सूबों में, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में इन चुनाव परिणामों का असर देखने को मिलेगा। सर, मध्य प्रदेश की बात करें, चूंकि हमारे पास समय कम है और थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, तो मतलब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको कि शिवराज सिंह चौहान, चूंकि लगता था कि वो जीत तो जाएंगे ही, चुनाव उनके पक्ष में लोग भी थे, लेकिन इतनी बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की, और सबसे बड़ी जो बात रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस गढ़ में अपनी कील ठोकी है। कहिए चाहे आप कमलनाथ छिंदवाड़ा की बात करें, चाहे आप ग्वालियर के इलाके में बात करें, हर जगह कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से ये कहें कि भारतीय कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दिग्विजय सिंह हो, इन सब बड़े लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो चुनावी नतीजे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज हम लोग भूल रहे हैं। कांग्रेस के लिए जो मैसेज है वो तो है ही। शिवराज सिंह चौहान की जीत जितना कांग्रेस के लिए सवाल उठाता है, उतना ही भाजपा के अंदर सवाल उठाता है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इस आधार पर प्रोजेक्ट किया था भाजपा ने कि वो तीसरी बार गुजरात में लगातार जीते हैं। उनका ऐसा दावा था कि हमारा एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो विकास का नारा देकर लगातार तीसरी बार जीता है। अब एक शिवराज सिंह चौहान है जिनका राज्य गुजरात से बड़ा है। गुजरात से अगर 26 सांसद आते हैं तो मध्य प्रदेश से 29 सांसद आते हैं। शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार जीत गए हैं, तो एक शिवराज सिंह चौहान की जीत को आप बाकी जीतों से अलग करके देखिए, क्योंकि वो एक भाजपा में जो भाजपा की अंदरूनी राजनीति में जो एंटी मोदी कैंप है, उसके वो बहुत लाडले हैं, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री पद के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है। एकदम उनका कद बढ़ाने के लिए जो एंटी मोदी कैंप है वो पूरे तरीके से सक्रिय होगा। शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूरे कैंपेन में नरेंद्र मोदी के पोस्टर नहीं लगाए थे, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। आडवाणी ने खुले मंच से ये बात कही थी कि गुजरात की तरक्की से ज्यादा मुश्किल काम मध्य प्रदेश की तरक्की करना था, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बनना शिवराज सिंह चौहान के लिए भाजपा में नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी बात है। यही कारण था कि नरेंद्र मोदी कुछ जल्दी में थे। शायद जो भाजपा की राजनीति जानते हैं, बहुत करीब से देखते हैं, उनका यह कहना था कि नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नवंबर में जो चुनाव होंगे उसमें तीसरी बार जीत जाएंगे। तो उनका जो क्लेम था कि मैं अकेला मुख्यमंत्री हूं जो लगातार 3 बार जीता हूं, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करो, वो बात तब खारिज हो जाती जब शिवराज सिंह चौहान जीत जाते। यही कारण था कि जल्दबाजी में गुजरात चुनावों के बाद और नवंबर में इन चुनावों से बीच में ही नरेंद्र मोदी जल्दबाजी में अपने आप को प्रोजेक्ट करवाना चाहते थे। तो कांग्रेस के लिए तो जो मैसेज है शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ना भाजपा की अंदरूनी राजनीति में भी बहुत खलबली मचाएगा। ओवरऑल नरेंद्र मोदी की जो सक्रियता उसे झुटलाया नहीं जा सकता। हिना, यहाँ देखा आपने हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ अशित कुणाल ने तमाम चीजों पर बड़ी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लगातार बताया हमें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इस जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस और भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति है किस तरह से उभर कर सामने आएगी। तमाम विषयों पर तमाम बातें हुई। जी हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम डिस्कशन के लिए। और बिल्कुल सही आपने कहा कि तमाम घुटन भरे माहौल में आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक हवा के ताजे झोंके की मानंद नजर आ रही है। नाज़रीन, अब हम आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की जीत ने ये साबित कर दिया है कि अगर सदक दिल से और नेक नियति से आवाम के लिए काम करने की बात की जाए तो पूरा सियासी मंजरनामा भी बदल सकता है। आपको याद होगा कि ज्यादा दिन नहीं हुए आम आदमी पार्टी को मंजर आम पर आए। ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई शोर शराबा था, ना कहीं से कुछ पैसा था। उसके बावजूद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की पूरी सियासत का मंजरनामा बदल दिया है, वो वाकई इस मुल्क की बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए काफी सोचने की बात है। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो उसने नब्ज पकड़ी, हर शख्स जो था वो अंदर से कहीं ना कहीं कुछ परेशान था, बदउनवानी से परेशान था, महंगाई से परेशान था, लाल फीता शाही जो होती है, रेड टेपिज्म जिसको हम बोलते हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशान था, उकता रहा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी का सामने आना उसको कहीं ना कहीं राहत दे रहा था।
पैदल दरवाजे से जाते हुए अरविंद केजरीवाल में हर एक को एक आम बेटा नजर आया। एक जो बूढ़ी औरत होती है उसको अपना बेटा नजर आया, एक बहन को अपना भाई जैसा नजर आया, और जो यंगस्टर्स थे उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उन्हें एक ऐसा लीडर नजर आया जो कि उनसे आगे बढ़ के नहीं चलता बल्कि